मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं है कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार साथियों, गेट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं नरेश दादिस लेकर आया हूँ आज आप सभी के लिए राजस्थान के लोक नाट्यों की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण लोक नाट्य कौन कौन से किए जाते हैं, जैसे तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है। साथ ही हम चर्चा करेंगे गौरी लोक नाट्य, भवाई लोक नाट्य और रम्मत कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, स्वांग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो इन सभी लोक नाट्यों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को सबसे पहले तमाशा लोक नाट्य के साथ में कि तमाशा लोक नाट्य कहाँ किया जाता है, कौन से क्षेत्रों का तमाशा प्रसिद्ध है। क्या सर हम जो तमाशा करते हैं हमारे गांवों के अंदर, हमारे घर के अंदर कभी कभी कहा जाता है कि आप ऐसे क्यों तमाशे कर रहे हो। तो तमाशा क्या वो तमाशा और जो मेन तमाशा लोक नाट्य होता है, क्या दोनों बातें एक ही है। तो आज हम तमाशे के बारे में पढ़ने वाले हैं कि तमाशा जो लोक नाट्य होता है वो मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है। जो हम करते हैं वो तमाशा लोक नाट्य नहीं है, वो तमाशा मजाक के रूप में कहा जाता है। मुख्य रूप से यदि पूछे कि तमाशा लोक नाट्य कहाँ का है, तो तमाशा सिर्फ शहर वाले करते हैं। गांव वालों को तमाशा करना नहीं आता, शहर वाले क्या करते हैं, तमाशा करते हैं। इसका मतलब तमाशा है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान का तो सर एक ही शहर है जहाँ की जयपुरी ख्याल प्रसिद्ध है। वहाँ की महिलाएं क्या करती है, जयपुरी ख्याल करती है, खेल खेलती है। वैसे ही जो तमाशा है वो भी जयपुर का प्रसिद्ध है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें भी महिलाएं क्या करती है, भाग लेती है। मुख्य रूप से ऐसे कौन कौन से लोक नाट्य हैं जिनके अंदर महिलाएं भाग लेती है, यानी महिला पात्रों की भूमिका स्वयं महिलाएं निभाती है। तो वो कौन कौन से, एक तो जयपुर में होने वाला तमाशा और एक जयपुर में होने वाली ख्याल। इन दोनों के अंदर क्या करती है, महिलाएं स्वयं भाग लेती है। बाकी सब में यदि आपको महिला दिखाई दे रही है तो वो कोई पुरुष ही होता है जो महिला की वेशभूषा धारण किए हुए रहता है। अब हम देख पा रहे हैं कि तमाशा लोक नाट्य किस प्रकार से हो रहा है। एक खुले मंच के ऊपर मुख्य रूप से कुछ पुरुष और महिलाएं आपस में कुछ संवाद कर रही है, और संवाद के अंदर गायन होता है, साथ में संगीत होता है। आप देख पा रहे हो संगीत यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग किया जाता है, कुछ बोल बोले जाते हैं। इस प्रकार से ये लोक नाट्य किया जाता है। मुख्य विशेषता क्या है कि महिलाओं की भूमिका महिलाएं स्वयं निभाती है। अब विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है। तो मुख्य रूप से ये जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर के अंदर किसके द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाई गई या किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो सवाई प्रताप सिंह जी थे, वो महाराष्ट्र से इसको लेकर आते हैं और वहाँ से एक परिवार को लाते हैं। जो परिवार था भट्ट परिवार, उसमें से बंशीधर भट्ट को लेकर आते हैं। साथ ही हमने बंशीधर नाम एक और ख्याल के अंदर पढ़ा था, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओगे। तो इसके प्रवर्तक है वो कौन है, बंशीधर भट्ट है। साथ में कुछ कलाकार जो इसी से संबंधित है, इसी लोक नाट्य से तमाशे से संबंधित है, वो कौन कौन है, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट। ये तीनों भट्ट परिवार है वो संपूर्ण किससे संबंधित है, ये तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। साथ ही हम चर्चा करते हैं कि ये बंशीधर भट्ट इसके प्रवर्तक हैं और ये कलाकार, इनको कैसे याद करें। तो आप इसमें ध्यान दोगे तो पता चलेगा। देखो बंशीधर यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम, गोपी कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से संबंधित, और फूल है, फूल भी तो भगवान कृष्ण के ही चढ़ाए जाते हैं, प्रेम के देवता फूलों से संबंधित हो गए। तो ये सारे जो नाम है वो किससे संबंधित है, तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। कुछ इसकी विशेषताएं क्या है कि अखाड़ा, इसका जो मंच होता है उसको अखाड़ा कहते हैं। खुले मंच पर ये किया जाता है, अखाड़े पे या खुले मंच पे किया जाता है। साथ में स्त्री पात्रों की भूमिका स्वयं स्त्रियां निभाती है। इसके अलावा संगीत, नाट्य और गायन की इसके अंदर प्रधानता होती है। जैसे हमने पढ़ा जयपुरी ख्याल के अंदर इन सभी की प्रधानता होती है, क्योंकि जयपुर शहर है, यहाँ सब चीज़ अवेलेबल हो सकती है। वैसे भी तमाशा ही कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, तो यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। साथ में इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। वाद्य यंत्र है तबला, सारंगी,
और नंगाड़े और हारमोनियम वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। विशेष नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं, इसलिए आपको कथन के रूप में सेम यही है, लोक वाद्य यंत्र पूछे जा सकते हैं। प्रमुख तमाशे कौन कौन से हैं? तो गोपीचंद का तमाशा और हीर रांझा का तमाशा। हीर रांझा कपल है, और कपल किससे संबंधित होते हैं? वो संबंधित होते हैं शहर से, जयपुरी ख्याल से संबंधित है। साथ में तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है। लेकिन जो हमने हीर रांझा पढ़ा था, वो हीर रांझा मैंने कहा हे वाले आते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? शेखावाटी से संबंधित होते हैं। तो ये भी किससे संबंधित है? तो शेखावाटी का एक प्रसिद्ध ख्याल का एक प्रसिद्ध नाटक है, वो कौन सा है? हीर रांझा है। गोपीचंद किसका है? तमाशे का है, क्योंकि गोपी कृष्ण भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले लोक नाट्य पे। अगला लोक नाट्य है वो अपना कौन सा है? गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य, इसे तो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है सर। और ये नृत्य भी हमने पढ़ा है कि ये कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो गौरी जो लोक नृत्य है वो भील जनजाति से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य है। भील जनजाति में किया जाता है, यानी ये भील सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर रहते हैं। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ के साथ में पूछे तो मुख्य रूप से ये उदयपुर क्षेत्र का है, या फिर कथन में आए तो कहा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य। कौन सा लोक नाट्य है? गौरी लोक नाट्य है। इस लोक नाट्य की विशेषताएं क्या क्या है? तो ये मुख्य रूप से 40 दिन तक चलता है, यानी सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला 40 दिन है। यानी इसका आयोजन भी कब होता है? दिन के समय में आयोजित होता है। राजस्थान का ही नहीं, संपूर्ण भारत का एक ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन के समय में होता है। सबसे लंबा चलने वाला है 40 दिन, यानी लगभग 1.25 महीने तक चलता है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या इसके अंदर है? वो संपूर्ण जो पात्रों की भूमिका है वो केवल पुरुष निभाते हैं, महिलाएं इसके अंदर भाग नहीं लेती। यदि महिला की वेशभूषा में कोई दिखाई देता है तो वो पुरुष ही बना हुआ रहता है, और उस पात्र को कहा जाता है राया या राई पात्र कहा जाता है। जैसा कि आप फोटो के अंदर देख पा रहे हो, इसमें ये भगवान श्री शिव का वेश धारण किए हुए, साथ में गोरा का वेश धारण किए हुए कुछ अन्य और कलाकार हैं, वो भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इन सभी को विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे जो भगवान श्री शिव के वेशभूषा धारण किए हुए हैं, इनको कहा जाता है बूढ़िया। और साथ में बूढ़िया के साथ में माता जो पार्वती की भूमिका निभाते हैं, उनको राई या राया कहा जाता है। जो अन्य कलाकार है वो खटपटिया हो गए, कुटकुटिया हो गए, या खेलारे हो गए, या झटपटिया, इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण नाम है वो इससे संबंधित है। तो अब हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि प्रसिद्ध कहाँ का है। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मेवाड़ में पूछे कहाँ का, तो उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है। अवधि क्या है? 40 दिन तक चलने वाला, लगभग 1.25 महीने तक। 1.25 महीने तक चलता है। शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है रक्षाबंधन के दूसरे दिन से, और 40 दिन तक चलता है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होता है। रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। फिर अगला महीना भादवे का महीना आएगा, दूसरा महीना आएगा तो भादवे की एकम, यानी भाद्र कृष्ण पक्ष की जो एकम है वहां से इसकी शुरुआत होती है, और ये 40 दिन तक चलता है। तो जब हम 40 दिन जोड़ेंगे तो लगभग कहाँ पहुंचेगा? ये नवमी तक पहुंचता है। 1 महीना भादवे का कंप्लीट होता है, फिर आश्विन कृष्ण नवमी तक ये त्योहार, ये प्रमुख लोक नाट्य इसके अंदर चलता है। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरुआत होती है, यानी भाद्रपद कृष्ण एकम से इसकी शुरुआत होती है, और अश्विन शुक्ल नवमी तक ये चलता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? 40वां जो दिन आता है, 40वें दिन गलावन या बलावन की जो रस्म होती है, जिसमें जैसे हम गणपति विसर्जन करते हैं, वैसे ही गोरा का और भगवान शिव की जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन कर दिया जाता है। किसी तालाब में इनको विसर्जित कर दिया जाता है, जिसे गलावन या बलावन की रस्म कहा जाता है। फिर इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो इस नाट्य को लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य, यानी सबसे प्राचीन और साथ में सबसे लंबा
लंबा चलने वाला है और इसका आयोजन दिन के अंदर होता है। सबसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि एकमात्र ऐसा लोक नाट्य जिसकी शुरुआत दिन में होती है या जिसका कार्यक्रम जो है वो दिन के अंदर आयोजित होता है, वो कौन सा है? तो वो एकमात्र है, वो कौन सा है? गौरी लोक नाट्य है। फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार के कथाएं होती है, किस प्रकार से ये संबंधित होते हैं। तो इसमें पौराणिक कथाओं का, लोक जीवन का, लोक गाथाओं का और इनके विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है और साथ में धार्मिक नाट्य जो शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित होते हैं। यानी इसमें जो मुख्य एक पात्र होता है वो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित एक कथा पर आयोजन किया जाता है। शिव भस्मासुर की कथा आपने सुन रखी होगी कि एक बार एक जो हम कह सकते हैं कि एक राक्षस भगवान शिव को क्या करता है? पूजा करता है। सभी राक्षस या कोई भी होता था तो भगवान शिव की आराधना करता है। अभी भी वर्तमान समय में भी यदि देखा जाए कि किसी को इजीली मनाना है, आपको किसी से अपनी बात मनवानी है, तो कौन से देवताओं को याद किया जाता है? भगवान श्री शिव को याद किया जाता है। जैसे महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो भी किसको याद करती है? भगवान शिव को याद करती है। और भगवान शिव तो है ही भोले भंडारी। केवल देखो 16 सोमवार करने पर भी भगवान शिव क्या कर देते हैं? एक अच्छा वर, और वर भी उनसे कैसा मांगा जाता है? वर के रूप में मांगते हैं भगवान कृष्ण के समान वर होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि शंकर भगवान के जैसा वर हो। सभी किसके जैसा वर मांगते हैं? भगवान विष्णु के समान वर मांगते हैं। फिर भी भोले भंडारी है, कहते हैं चलो तथास्तु। वैसे ही एक बार की बात है, एक बार क्या होता है, एक राक्षस भगवान शिव की आराधना करता है। भगवान शिव की आराधना करता है और वो भगवान शिव से आराधना के अंदर मना लेता है। फिर भगवान शिव पूछते हैं बताओ आपको क्या चाहिए? तब ये कहता है कि मुझे एक ऐसी शक्ति दो भगवान कि मैं जिस पे हाथ रखूं उस पे हाथ रखते ही वो राख के अंदर परिवर्तित हो जाए। भगवान शिव कहते हैं तथास्तु, चलो ये वर भी तुम्हें दिया। और ये वर देते ही तुरंत क्या होता है, वो इधर उधर देखता है कि इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे में ऐसी शक्ति है। तो फिर वो इधर उधर देखता है, कोई और दिखता नहीं है। भगवान शिव पर ही क्या करना शुरू कर देता है? एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। अब भगवान शिव आगे और पीछे, राक्षस। इस प्रकार से भगवान शिव अपनी जान बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु को याद करते हैं। फिर विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करते हैं, एक सुंदर युवती का रूप धारण करते हैं और उसके सामने एक नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो फिर उस राक्षस का ध्यान है वो भगवान शिव से हट जाता है और फिर किसकी तरफ चला जाता है? मोहिनी की तरफ चला जाता है। और फिर डांस ही डांस में कला के द्वारा क्या करती है मोहिनी, यानी भगवान श्री विष्णु अपने सिर पर हाथ रखते हैं और भस्मासुर भी क्या करता है? अपने शिव पर हाथ रखता है और भस्मासुर राग के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से भोले भंडारी अपनी जान को बचाते हैं। तो भगवान जो शिव से संबंधित, पार्वती से संबंधित और एक रोल इसके अंदर कृष्ण भगवान का भी आता है। तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी इस कथा के अंदर। कथा के माध्यम से ही हम याद रखेंगे कि एक पात्र होगा इसमें राई या फिर राया। राई या राया किससे संबंधित होता है? तो ये दो से संबंधित है कि इसके अंदर एक तो हमें मिलेगा कि ये संबंधित होता है माता पार्वती से। यदि माता पार्वती का पात्र है, इसकी भूमिका निभा रहा है, तो उस पात्र को, उस खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? राया कहा जाता है। और एक ध्यान रखना, भगवान विष्णु की जो भूमिका निभाते हैं, विष्णु का मतलब क्या हो गया? मोहिनी की जो भूमिका निभाते हैं। तो मोहिनी नाम हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? भगवान विष्णु से संबंधित जो पात्र होता है उसका नाम भी क्या होता है? राया होता है। क्योंकि ये किसका रूप धारण करता है? मोहिनी का। तो इसमें मोहिनी और माता पार्वती के दो रूप है जो स्त्रियों से संबंधित है। तो जो स्त्री पात्रों की भूमिका निभाएगा उसको क्या कहा जाएगा? राया कहा जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, इससे संबंधित और कौन कौन सी बातें जो एनसीईआरटी में आ रखी है। तो एक बार इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि अगला कौन सा पार्ट आने वाला है जो एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं एनसीईआरटी के कुछ पार्ट की,
जिससे कथन के क्वेश्चन सीधे-सीधे बनाए जा सकते हैं कि इस जो लोक नाट्य है, गौरी लोक नाट्य कब शुरू होता है, तो भाद्रपद कृष्ण एकम से शुरू होता है और इसी दिन जब इसकी शुरुआत होती है, तो वहाँ पे जिस गाँव से शुरुआत होती है, उस गाँव के उस खेड़े की देवी से भोपा मंचन की आज्ञा ली जाती है। यानी भोपा अपने मंचन की जो इसके अंदर पात्र है, जो कविता कहेंगे, जो पात्र इसके कलाकार होते हैं, वो क्या करते हैं, जिन्हें भोपा कहेंगे और वो खेड़ा देवी से आज्ञा लेते हैं। खेड़ा देवी का मतलब है जो किसी गांव की आराध्य देवी हो, रक्षक देवी हो, उसको क्या कहा जाता है, खेड़ा देवी कहा जाता है। खेड़ा का अर्थ गांव होता है और साथ में देवी का मतलब है गांव की रक्षक देवी। उससे क्या ली जाती है, आज्ञा ली जाती है। फिर पात्र मंदिरों के अंदर दोख लगाते हैं, क्योंकि एक धार्मिक लोकनाट्य है, तो इसमें क्या होगा, मंदिरों में दोख लगाएंगे और साथ में 9 लाख देवी देवताओं को, 64 योगिनी माता जी को और 52 भैरों जी को स्मरण किया जाता है, यानी याद किया जाता है। फिर इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो कथन के रूप में या फिर क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है, वो क्या है कि इसमें शराब, मांस, महिला और हरी सब्जियां निषेध होती है। यानी इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती है। महिला पात्रों की भूमिका कोई निभाता है तो वो पुरुष ही होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, राया कहा जाता है। साथ में शराब का सेवन नहीं होता, मांस का सेवन नहीं होता और ये हरी सब्जियां भी नहीं खाते हैं। तो कथन के रूप में यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो महिलाएं भाग नहीं लेती, इसलिए क्या कहेंगे, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। जिस गांव के अंदर इसका आयोजन होता है, गौरी लोक नाट्य आरंभ होता है, उसी गांव के द्वारा क्या किया जाता है, इसका खर्चा वहन किया जाता है। साथ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खेल है, जैसे गणपति का खेल और भमरिया का खेल, बेवावड़ मीणा का खेल, कान गुजरी, ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खेल है। साथ ही जोगी, खाड़लिया, भूत और लाखा बंजारा, नटड़ी तथा माता और शेर के खेल भी इसके अंदर खेले जाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खेल हैं जिनसे कथन के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी यहाँ से प्रश्न कम बनेंगे, लेकिन 3-4 नाम देकर आपसे कथन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, जो एनसीईआरटी की बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। फिर हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इससे संबंधित खिलाड़ी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इससे संबंधित जो गौरी लोक नाट्य है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकार कौन कौन होते हैं, कौन से कलाकार को क्या कहा जाता है। तो एक तरफ क्या है, कलाकार है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित किसका वो रोल कर रहे हैं वो बताया जा रहा है। तो राया किसे कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, गौरी लोक नाट्य में नाया संबंधित होता है, तो राया किसको कहा जाता है, पार्वती व विष्णु का जो प्रतीक है उसको क्या कहेंगे, राया। पार्वती का मतलब तो महिला हो ही गई, विष्णु का मतलब जो मोहिनी रूप है, विष्णु का इसमें और क्या कोई रोल नहीं है, मोहिनी रूप के अंदर क्या आते हैं, भगवान विष्णु आते हैं। तो स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं, राया निभाते हैं। फिर आता है बूढ़िया, बूढ़िया किससे संबंधित है, बूढ़े की तरह कौन दिखते हैं, भगवान श्री शिव दिखते हैं, इसलिए शिव का प्रतीक होते हैं। फिर है जामटिया, जामटिया का मतलब है जो कविता वादक होता है, कविता वादक यानी जो झुमाता है, सबको कविता के माध्यम से सबको लहर आता है, वो जामटिया कहलाता है। फिर आता है खड़कड़िया, खड़कड़िया जो होता है वो इसको दोहरान करता है, या मुख्य रूप से जोकर होता है उसको कहा जाता है जोकर, जिसे हम कहते हैं भुजिया, भुजिया हुए ना जो कॉमेडी करा हुआ है, वो जोकर है। और ये साथ में क्या करता है, दोहरान का कार्य भी करता है, यानी जो कविता वादक होगा, जो कविता कहेगा, उसको वापस कॉमेडी के रूप में कौन बताता है, जोकर बताता है, जिसे खड़कड़िया कहा जाता है। फिर अन्य जो पात्र होते हैं उनको खेला कहा जाता है, जो खेला रहे होते हैं। फिर इसके अलावा एक और पात्र होता है जिसका नाम है कुटकुड़िया, कुटकुड़िया होता है वो मुख्य रूप से कलाकार होता है, जो मुख्य कलाकार है उसको क्या कहा जाता है, कुटकुड़िया कहा जाता है। तो ये कुछ शब्दावली है जिनसे प्रश्न, कथन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कुछ 1-2 प्रश्न पूछे गए, जैसे राया किसे कहते हैं, और ये इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में भी पूछा गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं अगले लोकनाट्य पे।
अब हम चर्चा करते हैं अगला जो लोक नाट्य है उस पे। अगला लोक नाट्य है वो है भवाई लोक नाट्य। हमने गौरी पढ़ा, वो क्या है, एक नाट्य भी है और एक नृत्य भी है। वैसे ही भवाई भी क्या है, एक नृत्य भी है और एक लोक नाट्य भी है। जो किसके द्वारा किया जाता है, तो भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। भवाई जाति के द्वारा। और भवाई जाति मुख्य रूप से कहाँ की जाति है, तो ये गुजरात की एक जाति है। तो गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है। अपने जो ऐसे क्षेत्र जो गुजरात से सीमा लगाते हैं, मुख्य रूप से उदयपुर है, वो इसके अंदर ये प्रसिद्ध लोक नाट्य के रूप में किया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, तो मूलतः ये प्रसिद्ध कहाँ का है, गुजरात का प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के अंदर भवाई लोक नाट्य किया जाता है। इसके कलाकार हमने पहले याद किया, भवाई यानी घुमाकर भुआकर पटकते हैं तो क्या हो जाता है, बागा हो जाता है, सिर में चोट लग जाती है। तो बागोजी महाराज इसके प्रवर्तक है। साथ में नागोजी भी इससे संबंधित है, यानी बागोजी और नागोजी जाट है वो क्या है, भवाई लोक नाट्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। संरक्षण का काम किसने किया, तो शांता गांधी ने किया। इन्होंने क्या किया है, इसको विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। यदि किसी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई है तो वो कौन है, विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाली वो है शांता गांधी। इन्होंने एक लोक नाट्य लिखा है जो भवाई नाट्य से संबंधित है। उसका नाम है जसमा ओडण के द्वारा। जसमा ओडना क्या है, जसमा ओडण एक लोक नाट्य है जो भवाई लोक नाट्य से संबंधित नाटक होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, बार बार पूछा जाता है कि जसमा ओडण किसके द्वारा लिखा गया एक नाटक है, तो शांता गांधी के द्वारा लिखा गया नाटक है जो भवाई लोक नाट्य से संबंधित है। ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य है, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है। ये एक व्यावसायिक लोक नाट्य भी है और लोक नृत्य भी है। इससे संबंधित कुछ और कलाकारों के नाम है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओगे। फिर इसके अंदर जो शैली होती है वो व्यंग्यात्मक होती है, यानी इसके अंदर कुछ व्यंग्यात्मक मुद्दों पे चर्चा की जाती है और साथ में आकर्षक नृत्य किया जाता है जिसे भवाई नृत्य कहा जाता है। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ये थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अब हम अगले लोक नाट्य पे चर्चा करते हैं। अगला लोक नाट्य है स्वांग नाट्य। स्वांग को क्या कहा जाता है, बहरूपिया कला, जो लड़कियों का सबसे फेवरेट लोक नाट्य है। रोज क्या है, लड़कियां स्वांग करती है। अब आप पूछेंगे सर लड़कियां ही स्वांग क्यों करती है, लड़कियां ऐसा क्या करती है जिसे आप स्वांग कहते हो, आप तो हमारे पीछे पड़े हुए हो सर, हर बात में हम ही हमें बोलते हो। लेकिन स्वांग वाली बात क्या है, एकदम सही बात है। स्वांग कहते किसे हैं, कि किसी के द्वारा क्या करना, किसी अन्य का रूप धारण कर लेना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से ड्रेस पहन लेता है, इस प्रकार से मेकअप कर लेता है कि वो किसी दूसरे के समान लगे, उसको आप पहचान ही नहीं पाओ, तो वो क्या कहलाता है, स्वांग कहलाता है। उसी बहरूपिया कला कहते हैं। और लड़कियों का तो काम ही यही है, ये तो मेकअप से इतने अलग बन जाती है कि इनको कोई पहचान ही नहीं पाता रियल में है क्या। और अभी तो शादियों की सीजन है, कल ही क्या है, आखा तीज का त्योहार था, जो इसके अंदर आपने देखा होगा लड़कियों को स्वांग करते हुए। तो इसका अर्थ क्या होता है, किसी विशेष ऐतिहासिक पौराणिक लोक प्रसिद्ध या फिर समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करके क्या किया जाता है, इस लोक नाट्य को प्रदर्शित किया जाता है। बाकी हमने ये लोक नाट्य गाँवों के अंदर बहुत सारे जगह देखा है। जैसे मान लो कोई बैरूप पे आता है, किसी हनुमान जी का रूप धारण करके आता है, कभी राम जी का रूप धारण करके आता है, कभी भील का रूप धारण करके आता है, तो अलग अलग, कभी डाकण का रूप धारण करके आता है, एकदम डाके की तरह डरावना सा। तो ये सारे जो रूप होते हैं वो स्वांग के अंदर आते हैं। मुख्य रूप से कुछ स्वांग है, जैसे नौहर का स्वांग, तो नौहर का स्वांग भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान नरसिंह अवतार के अंदर एक स्वांग किया जाता है, नरसिंह भगवान का रूप धारण किया जाता है। साथ में एक दो और है जो किसी डाकी के स्वांग है, जैसे काल या डाकी का स्वांग, वो भी उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से कुछ स्वांग है जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। कलाकार कौन कौन है, तो मुख्य जो कलाकार है वो परशुराम जी है। आप देख पा रहे हैं ये वाला जो है वो कौन सा स्वांग है, नरसिंह अवतार का स्वांग दिखाई दे रहा है। इसके अंदर ये नरसिंह अवतार के अंदर यानी ऊपर सिर का भगवान
नरसिंह का अवतार लिया है, प्रहलाद वाला जो कहानी है उससे संबंधित। तो ये तो कहाँ का प्रसिद्ध है, नौहर भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। लेकिन साथ में परशुराम जी को भी कभी आपने देखा है, तो ये भी एक खतरनाक टाइप के संत हुआ करते थे, तो उनसे संबंधित है। तो नौहर किससे संबंधित है, स्वांग से संबंधित। वैसे ही इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, परशुराम जी जो केलवा के रहने वाले हैं, जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई। कहा जाता है कि प्रवर्तक भी यही है। वर्तमान में है वो कौन है, तो जानकी लाल भांड है। और जानकी लाल भांड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है मंकी मैन, क्योंकि ये बंदर का रूप अच्छे से धारण करते हैं, यानी हनुमान जी का रूप धारण करते हैं। जानकी नंदन कौन है, हनुमान जी है। हनुमान जी है इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से इनको क्या कहा जाएगा, मंकी मैन के नाम से जाना जाएगा। ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि अभी 2024 के अंदर इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। ये भीलवाड़ा के रहने वाले प्रसिद्ध स्वांग के कलाकार है, जिन्हें बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार माना जाता है। नोट, काल या जो डाकी का स्वांग है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पूछे नौहर का स्वांग कहाँ का है, तो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध स्वांग है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और अन्य पे। तो आगे क्या है कि जो एक प्रकार का स्वांग और किया जाता है जिसे कहा जाता है टोंटिया। तो सर टोंटिया क्या है, टोंटिया क्या किया जाता है, ये किस प्रकार का स्वांग है, तो ये भी एक महिलाओं का स्वांग है। इसमें भी पुरुष है वो भागीदारी नहीं हो रहते हैं, पुरुष का इसके अंदर कोई रोल नहीं रहता है। जब किसी लड़के की शादी होती है, तो जब शादी के समय सब जो दूल्हे के मुख्य रूप से पुरुष जो पात्र होते हैं वो सब कहाँ गए हुए रहते हैं, बारात के अंदर गए हुए रहते हैं, पीछे महिलाएं बचती है। तो रिश्तेदारों में सिर्फ महिलाएं, परिवार की जो अन्य रिश्तेदार हैं वो रहते हैं। तो महिलाएं एक पूरा जिस प्रकार से शादी का माहौल वहाँ पे ससुराल में रहने वाला है, सेम वैसा का वैसा माहौल यहाँ पे भी बनाया जाता है। तो इस माहौल को क्या कहा जाता है, टोंटिया कहा जाता है। आप देख पा रहे हो, ये देखो दूल्हे का रूप धारण किया गया है, साथ में पंडित भी बनी हुई है कुछ महिलाएं अन्य जो सखियों का रूप धारण करके बैठे हैं। तो ये मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जब बारात निकासी हो जाती है तो पीछे ये है वो टोंटिया निकाला जाता है। तो दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ पे चली जाती है, तब पीछे से वर पक्ष की जो महिलाएं वो वर वधु की नकल का स्वांग करती है। इसे क्या कहा जाता है, टोंटिया स्वांग कहा जाता है। ये क्यों करते हैं, तो इसकी ऐसी कहानी मिलती है कि वर और वधु को जादू टोने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, टोंटिया स्वांग किया जाता है। बाकी नौहर का जो स्वांग है वो मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, जिसमें नरसिंह अवतार का स्वांग किया जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं अगले स्वांग के ऊपर, अगला लोक नाट्य के ऊपर। स्वांग के अंदर क्या क्या है, मुख्य रूप से जो काल या डाकी का स्वांग है वो उदयपुर का प्रसिद्ध है। साथ में नौहर का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध स्वांग है। बाकी सारी चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है, बेसिकली क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले लोक नाट्य पे। अगला लोक नाट्य है वो है रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य किसे कहते हैं, रम्मत क्या होती है, क्या सर हम जो खेल खेलते हैं हम तो उसको रम्मत ही बोलते हैं, क्या वैसा ही कोई खेल होता है क्या। तो रम्मत का मतलब क्या होता है, सामान्य अर्थ ही देखा जाए तो रम्मत का सामान्य अर्थ खेल ही होता है। खेल खेलना ही रम्मत कहलाता है। मुख्य रूप से रम्मत प्रसिद्ध कहाँ कहाँ की है, तो ये जैसलमेर की, फड़ौदी की और बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर की रम्मत को विशेष रूप से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है पाटा संस्कृति की रम्मत। पाटा संस्कृति की रम्मत। जो आपसे पूछे कि पाटा संस्कृति की रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। बाकी जो रम्मत है वो जैसलमेर, फड़ौदी और बीकानेर तीनों जगह पे खेली जाने वाली एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। आप देख पा रहे हैं, देखो ये एक पाटा है, इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, कुछ प्रस्तुतियां दी जा रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, पाटा संस्कृति की रमत कहेंगे। बाकी जो अन्य होती है इसमें पाटा नहीं होता है, नीचे एक बना रखा होता है, स्टेज की तरह मंच बना रखा होता है, उसके ऊपर अलग अलग झांकियां सजाई जाती है। जैसे इसमें आप दे रहे हो तो बाबू जी से संबंधित झांकी सजाई हुई है। तो इसमें किसी मुख्य रूप से किसी
राजा की वेशभूषा के अंदर है, अलग-अलग हो सकती है। इसके अंदर कोई ऐतिहासिक कोई व्यक्तित्व भी हो सकता है। तो इन सब से संबंधित चरित्र का एक चित्रण किया जाता है सभी के सामने, जिसे रम्मत कहा जाता है। तो इसमें राजस्थान के जो सुख्यात लोक नायक होते हैं या पुरुष होते हैं, उन पे रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच पर मंचित किया जाता है, यानी लोगों के सामने उनके बारे में रंगमंच के रूप में, नाटक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कलाकार कौन-कौन है? तो कलाकार कौन है? मनीराम जी व्यास इसके प्रसिद्ध कलाकार है, तुलसी राम जी कलाकार है, फागू महाराज कलाकार है, सुआ महाराज कलाकार है और तेज कवि है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार है। कैसे याद करें? तो देखो फागू, फाग है वो कब खेली जाती है? फाग के गीत कब गाए जाते हैं? फाग के गीत होली के अवसर पे गाए जाते हैं। तो ये रम्मत जो लोक नाट्य है ना, ये भी मुख्य रूप से होली के अवसर पर किया जाने वाला एक लोक नाट्य है। तो होली पे फाग के गीत गाए जाते हैं, होली के अंदर फाग के गीत गाए जाते हैं और फाल्गुन की हवा भी चलती है। हवा चलती है तो हम हवा को कहते हैं सुआ। अपने राजस्थान में हे को क्या बोला जाता है? से या से को हे बोला जाता है। तो हवा का मतलब हो गया सुआ, यानी फागू जी महाराज और सुआ जी महाराज इससे संबंधित है। फिर हवा आती है, वो तेज हवाएं रहती है, फाल्गुन की तेज हवाएं रहती है। और तेज हवाओं के अंदर क्या होते हैं? पत्ते गिरते रहते हैं। पत्ते किसके गिरते हैं? तो तुलसी के पत्ते गिरते हैं। किसके पत्ते गिरते हैं? तुलसी के पत्ते गिरते हैं। तो मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? तुलसी राम है, फागू जी महाराज है, सुआ महाराज है और तेज कवि है। तेज पत्ते गिरते हैं, तेज कवि है, तेज हवाएं रहती है। अब तेज कवि है, इन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था कृष्णा कंपनी, और जैसलमेर से इसकी शुरुआत की। वहाँ ये रम्मत का आयोजन करवाते थे। वहीं पे इन्होंने क्या किया? एक रम्मत की रचना की जिसका नाम था स्वतंत्रता बावनी। स्वतंत्रता बावनी की रचना करते हैं और इसको 1943 के अंदर गांधी जी को भेंट करते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि 1943 के अंदर गांधी जी को तेज कवि के द्वारा कौन सी रम्मत का भेंट किया गया, कौन सी रम्मत को भेंट किया गया? तो वो कौन सी थी? उसका नाम था स्वतंत्रता बावनी। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब हम कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। रमत की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कि एक सामुदायिक लोक नाट्य है। सामुदायिक लोक नाट्य का मतलब है कि इसके अंदर सामूहिक रूप से सभी भाग लेते हैं। प्रसिद्ध कोई कलाकार इसका बहुत कम मिलते हैं। इसके अंदर सभी क्या करते हैं? मुख्य रूप से यहाँ बीकानेर के अंदर जो पाटा संस्कृति की रमत होती है, उसमें बीकानेर में सबसे ज्यादा सारस्वत ब्राह्मण रहते हैं। और ये सब क्या करते हैं? शाम के समय के अंदर एक जगह इकट्ठे होते हैं। वैसे ही होली के अवसर पर फाल्गुन के गीत गाए जाते हैं, फाग गीत गाए जाते हैं। तो उसी से संबंधित क्या होता है? पाटे पे बैठकर कुछ क्या है? रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो ये सामूहिक है, इसके अंदर कोई विशेष नहीं होता, समुदाय नहीं होता। ये सामूहिक रूप से सामुदायिक लोकनाट्य होता है। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ले या फिर मंडी के अंदर आयोजित की जाती है, यानी कि मेन बाजार के अंदर की जाती है। इसके लिए मेन बाजार के अंदर माहौल तैयार किया जाता है, मंच तैयार किया जाता है। फिर बड़े बड़े लकड़ी के पाटे सजाए जाते हैं, जिन्हें पाटा संस्कृति की रमत कहते हैं। उनके ऊपर राजा रानियों के बैठने के लिए छतरी नुमा सिंहासन बनाए जाते हैं। फिर इससे संबंधित जो मुख्य कलाकार होते हैं, जिन्हें टेर कहा जाता है, और ये मुख्य रूप से आकर्षण के केंद्र होते हैं। पूछा जाए कि रमत में सबसे आकर्षण का केंद्र कौन होता है? तो जो टेरी होते हैं वो सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं। अन्य खिलाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो खेलारे कहा जाता है, क्योंकि ये खेल खेलते हैं इसलिए इसको खेलर या फिर खेलारे कहा जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? तो नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक और हारमोनियम। इसके अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओगे। फिर मुख्य जो रमत कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मुख्य रूप से बीकानेर जैसलमेर के अंदर जो रमतें प्रसिद्ध है, उनके अंदर कुछ महत्वपूर्ण रमतें हैं। जैसे बीकानेर के अंदर आचार्यों के चौक की एक रमत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है अमर सिंह राठौड़ की रमत। कैसे याद करें?
तो आचार्य, ए से आचार्य और ए से अमर सिंह, यानी आचार्यों की रमत है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अमर सिंह राठौड़ की रमत है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। और आचार्यों का चौक एक बीकानेर के अंदर बाजार का नाम है। फिर है बिस्सों की चौक। बिस्सों की चौक के अंदर कौन सी होती है? तो चोबेल नौटंकी की रमत खेली जाती है। बिस्सों, भैंसों ऐसे याद रख सकते हैं। बिस्सों देखो भैंसों से संबंधित नाम है, तो भैंसे हो गए, इधर बेल हो गया, भैंस बेल, ये किससे संबंधित है? तो बिस्सों की चौक की जो रमत है, बिस्सों के चौक के अंदर कौन सी रमत खेली जाती है? तो चोबेल नौटंकी की रमत खेली जाती है। फिर अन्य आता है कि किंकाणी व्यासों की जो चौक है वहाँ की कौन सी रमत प्रसिद्ध है? तो यहाँ की जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। और हम ऐसे जोड़ के याद रख सकते हैं, जमुना दास के जैसा ही नाम था एक जे नारायण व्यास। तो जो व्यासों से संबंधित यदि बीकानेर में है वो कौन सी है? जमुना दास की रमत प्रसिद्ध है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमर सिंह की रमत बीकानेर में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आचार्यों के चौक की प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा जा सकता है अगले परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार से कुछ और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले लोक नाट्य पे। अगला जो लोक नाट्य है वो कौन सा है? लीलाएं। लीलाएं कौन कौन सी होती है? हमने कौन कौन सी लीलाएं देख रखी है? तो हमारे गांव के अंदर मुख्य रूप से रामलीला का आयोजन होता है, और उसका मुख्य पात्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? भुजिया कहा जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। तो रामलीला हमने देखी है सर। इसके अलावा कौन कौन से हैं जो लीलाओं के अंतर्गत आते हैं? तो एक तो हो गया रामलीला, दूसरा रास लीला, यानी भगवान कृष्ण से संबंधित है तब तो वो हो गई रास लीला, और भगवान राम जी से संबंधित है तो फिर क्या हो गई? रामलीला हो गई। तो रामलीला और रास लीला तो हमने देखी है। फिर रावणों की रमत, ये भी क्या है? एक प्रकार की लीला है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी लीला से संबंधित नहीं है या लीला लोक नाट्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो उनमें ये नाम हमें थोड़े ध्यान रखने हैं। इसके अलावा सनकादियों की लीला प्रसिद्ध है। सनकादियों की लीला मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? रावणों की रमत कहाँ खेली जाती है? तो रावणों की रमत है वो मरु प्रदेश की प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर, बीकानेर, फड़ौदी, अपने राजस्थान के अंदर मारवाड़ यहाँ की प्रसिद्ध है। फिर सनकादियों की यदि पूछे तो सनकादियों के लिए है ये बस्सी की प्रसिद्ध है। बस्सी जो चित्तौड़ के अंदर, और साथ में गोसुंडा चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। बस्सी और गोसुंडा, बस्सी और गोसुंडा चित्तौड़ की प्रसिद्ध जो रमत हैं वो, सॉरी, प्रसिद्ध लीलाएं हैं वो कौन कौन सी है? सनकादियों की लीलाएं प्रसिद्ध है। फिर इसके अलावा गरासियों की गैर लीलाएं, ये भी सिरोही क्षेत्र की, सिरोही में आबू क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहती है? गरासिया जनजाति रहती है, वहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ गौर माता का मेला भी लगता है सिरोही के अंदर, और वहीं पर गरासियों की गैर लीलाएं की जाती है। तो लीला नाट्य के अंदर क्या क्या आता है? रामलीला आता है, रास लीला आता है, रावणों की रम्मत आती है, इसके अलावा सनकादियों की लीलाएं आती है, और गरासियों की गैर लीलाएं आती है। अब इन सब के ऊपर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रामलीला। रामलीला का मतलब है कि भगवान श्री राम के जो जीवन चरित्र का वर्णन है वो किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है? राम लीलाओं के अंतर्गत देखा जाता है। मुख्य रूप से ये भरतपुर की प्रसिद्ध है, और पाटुदा की प्रसिद्ध है, और बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से रामलीलाएं कहाँ कहाँ, यहाँ कहाँ कहाँ की मंडली रामलीला के लिए प्रसिद्ध है? तो भरतपुर और पाटुदा, और साथ में बिसाऊ की प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन कौन है? तो प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। वो किसके लिए लिखे हैं? राम जी के लिए लिखे हैं। तो इसलिए रामचरितमानस की रचना करते हैं। रामचरितमानस की रचना करते हैं तुलसीदास जी, किसके प्रवर्तक हो गए? रामलीला के हो गए। फिर चित्रण क्या होता है? तो इसमें चित्रण भगवान श्री राम के जीवन के ऊपर आधारित होते हैं। फिर कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी रामलीलाएं प्रसिद्ध है? तो एक रामलीला जो मुख अभिनय रामलीला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है। साथ में अटरू बारा के अंदर क्या होता है? तो इसमें रामलीला के अंदर दौरान ही
जनता के द्वारा क्या किया जाता है? धनुष तोड़ा जाता है। बाकी धनुष कौन तोड़ता है? भगवान श्री राम तोड़ते हैं। तो इसमें जनता के द्वारा क्या किया जाता है? धनुष तोड़ा जाता है। मुख्य रूप से ये भरतपुर, पाटोदा और बिसाऊ की प्रसिद्ध है। बिसाऊ में जो होती है उसका नाम क्या है? बिसाऊ के अंदर होने वाली है मुख्य अभिनय रामलीला का आयोजन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। आगे रामलीला का दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं वो रासलीला। रासलीला क्या है? तो ये भगवान श्री कृष्ण और राधा साथ में गोपियों के साथ में किस प्रकार से नृत्य करते हैं, वो कौन सा जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो किसका दृश्य है? रासलीला का दृश्य है। रासलीला प्रसिद्ध कहाँ की है? तो ये फुलेरा जंक्शन और जयपुर, इसके साथ में असलपुर। असलपुर और फुलेरा दोनों ही जयपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। और यहाँ के क्या प्रसिद्ध है? रासलीला प्रसिद्ध है। प्रवर्तक कौन है? तो प्रवर्तक है वल्लभाचार्य जी। और मुख्य रूप से इसके कलाकार कौन कौन है, इनके ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं कि रासलीला के कलाकार कौन कौन है। तो रासलीला के कलाकार है शिवलाल कुमावत। शिव जी का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान के नाम है जैसे हरि गोविंद स्वामी और राम शुक स्वामी, ये प्रसिद्ध कलाकार है। एक साथ में हमें अलग से याद रखना है मोतीलाल जाट, यानी शिवलाल कुमावत, मोतीलाल जाट, हर गोविंद स्वामी और रामसुख स्वामी, तीन भगवान के नाम है। एक अन्य नाम है तो ये इन सब से संबंधित हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर, बाल्यावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक का यहाँ वर्णन मिलता है। वो किसके अंतर्गत आता है? रास लीला के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगली लीलाओं पे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है हमारे सनकादियों की लीलाएं। सनकादियों की लीलाएं कौन कौन सी है? बस्सी और गोसुंडा की प्रसिद्ध है। गोसुंडा और बस्सी दोनों कहाँ पे आते हैं? तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आते हैं। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर बस्सी और क्या है? ये गोसुंडा है। यहाँ की प्रसिद्ध क्या है? सनकादियों की लीलाएं प्रसिद्ध है। और यहाँ ये शरद पूर्णिमा के अवसर पर शुरू की जाती है। गोसुंडा की जो है उसकी प्रसिद्ध मुख्य विशेषता क्या है कि गोसुंडा के अंदर राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप के अंदर रास लीलाओं का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से किससे संबंधित? गोसुंडा के वो राधा कृष्ण की युगल जो सामूहिक जिसमें रास लीलाएं होती है उसी प्रकार का दृश्य होता है। बस्सी के अंदर क्या होता है? ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्याकश्यप, नरसिंह अवतार आदि झांकियों का आयोजन किया जाता है, यानी कुछ विशेष प्रकार की स्वांगों का आयोजन किया जाता है। फिर अगली जो लीला आती है वो गरासियों की घोर लीला आती है, जो सिरोही की प्रसिद्ध है। सिरोही में पूछे कहाँ, तो आबू क्षेत्र की प्रसिद्ध है। फिर आबू क्षेत्र की प्रसिद्ध है और इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं मिलती है? तो इनमें मुख्य रूप से विशेषताएं ये कि ये वैशाख शुक्ल 14 को मनाई जाती है। मुख्य रूप से जो गरासियों की घोर लीलाओं का आयोजन कब होता है? वैशाख शुक्ल 14 को होता है। बाकी सामान्य यदि आपसे पूछे घोर का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओगे कब मनाया जाता है, कौन सी तीज को गणगौर के रूप में मनाते हैं। ये है वो गरासियों की गौर लीलाएं हैं। इनका आयोजन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को होता है। और लकड़ी की गौर और ईसर जी को गरासिया स्त्रियां द्वारा अपने सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। और इसी के साथ में जो पुरुष होते हैं वो मुखौटा पहनकर लगातार क्या करते हैं? तलवारबाजी करते हैं। मुखौटा पहन करके तलवारबाजी करते हैं। वो किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो वो गैर गरासियों की जो गैर लीलाएं उनकी प्रसिद्ध विशेषताएं। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसके अंदर कोई अन्य नोट से सीधी आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं दी गई है। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अगले जो कुछ महत्वपूर्ण और अन्य जो अपने नाट्य आते हैं उनके ऊपर। तो कुछ महत्वपूर्ण आते हैं, उनके अंदर कुछ दंगल है, पीछे रह गए उनमें दंगल लोक नाट्य। ये दंगल कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, कौन कौन सी प्रसिद्ध है, उनके अंदर हम पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से भेंट के दंगल, भेंट के दंगल बसेड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध है। रसिया बम्ब रसिया, रसिया दंगल है वो
भरतपुर का है। बम रसिया यहाँ पे नृत्य किया जाता है, गाना गाया जाता है, यहाँ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो रसिया कहाँ का है? भरतपुर का है। या फिर वर्तमान में पूछे तो ये डीग के अंदर पड़ता है। फिर कन्हैया दंगल, कन्हैया के दंगल करौली के अंदर, कैसे कन्हैया कैसे करौली के अंदर। तो कुछ महत्वपूर्ण दंगल है जो मिलान के क्वेश्चनों में एक दो बार पूछे गए हैं कि भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध है, रशिया के दंगल कहाँ के है, कन्हैया दंगल कहाँ के है। तो भेंट के दंगल है वो अपने बसेड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध है, कन्हैया दंगल करौली के हैं, और रसिया दंगल है वो भरतपुर डीक के प्रसिद्ध है। फिर लास्ट अपना बचता है वो है कठपुतली लोक नाट्य। कठपुतली लोक नाट्य किसके द्वारा किया जाता है? तो कठपुतली एक नृत्य है जो कौन सी जाति का है? हमने इसे याद किया था कट और नट, नट कट ऐसे याद किया था ना। यानी नट जाति का ये प्रसिद्ध लोक नाट्य है जिसका नाम क्या है? कठपुतली। कठपुतली का निर्माण किससे होता है? तो ये अरडू की लकड़ी के द्वारा बनाई जाती है, और इसमें मुख्य रूप से क्या किया जाता है? एक कोई सामाजिक कोई मुद्दों पे सामाजिक स्थिति को एक अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, जो मनोरंजक ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं, और विशेष रूप से जैसी स्थिति होती है उस स्थिति को बताया जाता है। तो इसमें होता क्या है? मुख्य रूप से खेल कौन कौन से आते हैं? तो एक तो अमर सिंह राठौड़ की कठपुतली जो नाट्य है वो प्रसिद्ध है। दूसरा पृथ्वीराज और शिशु जो संयोगिता है उनकी प्रेम कहानी का दृश्य इसके अंदर देखने को मिलता है। आप इस तरफ जो चित्र देख पा रहे हैं उसके अंदर देखो, ये धागों के द्वारा क्या किया जा रहा है? कठपुतलियों को नचाया जा रहा है। हमारा जीवन भी एक कठपुतली की तरह है। वैसे ही कठपुतली ये नृत्य है, और कठपुतली लोक नाट्य है जिसके अंदर क्या किया जा रहा है? कुछ विशेष रूप से कुछ प्रेम कथाएं या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित कुछ कथाओं के ऊपर एक नाट्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका निर्माण अरडू की लकड़ी से किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया है? सभी प्रकार के जो लोक नाट्य हैं उनको कवर किया है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।